कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपको ये भी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी अभी तक कि सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स के लिए टेंटेटिव डेट रिलीज कर दी है और क्लास 12 की इंग्लिश की बोर्ड एग्जाम की डेट आई है 12 मार्च। अब बाकी सारे सब्जेक्ट में आप इतना ज्यादा मग्न हो जाते हो कि आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश लगता है लास्ट में पढ़ लेंगे। बट द थिंग इज इंग्लिश ईजी तो लगती है लेकिन 60, 70, 75% से आगे मार्क्स नहीं जाते। क्या आपको सच में ये पता है कि आप इंग्लिश में मार्क्स अच्छे ला करके अपना ओवरऑल रिजल्ट अच्छा कर सकते हो? एंड दैट्स द रियलिटी। जी हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी 60% से सीधे 95 to 100% पर स्विच कर दें, तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड प्लान की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। जो मैं आप लोगों को स्टडी प्लान देने वाली हूँ वो एक सुपर सॉलिड प्लान है जो कि आप लोगों को 95% बहुत ही इजीली लाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है हमारी कंप्लीट एंड स्मार्ट स्टडी टाइम टेबल प्लस स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 12 इंग्लिश कोर्स सीबीएसई फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी, जिससे हम 60% से सीधे स्विच कर जाएं 95% पर। सोचो, अगर आप बोर्ड से पहले अपना प्री बोर्ड अच्छा कर लो तो आपकी तैयारी वैसे ही अच्छी हो जाती है, राइट? तो पेपर 12 मार्च को है। हमारी स्ट्रैटेजी अक्टूबर से लेकर के पूरी फरवरी तक रहनी चाहिए कि किस तरह से हम पढ़ेंगे और कैसे हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो प्लानर मैंने बनाया हुआ है उसमें हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आप कोई भी एक मंथ मिस करते हो ना अगर किसी भी सब्जेक्ट को, तो लास्ट मोमेंट पे उसे प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब सीबीएसई हर साल कंपटीशन बढ़ा रहा हो। आपको शायद पता होगा कि इंग्लिश में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं और क्वेश्चन क्योंकि इनडायरेक्ट बन जाते हैं, इन डेप्थ बन जाते हैं और प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है बच्चों की, इस वजह से उनका स्कोर 60-70% तक ही टिका रह जाता है। सो हम बात करेंगे इंग्लिश कोर सब्जेक्ट की। आपके 12 मार्च के पेपर के लिए आप कैसे अपने मार्क्स को एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास सेक्शंस कितने हैं। सो वी हैव ऑल टोटल 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका 22 नंबर का होता है, बी आपका 18 नंबर का होता है और सी आपका 40 मार्क्स का होता है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है। ऑल टोटल आपका जो पेपर होता है, रिटन पेपर, वो 80 नंबर का होता है, 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं। पैसेज की अगर हम बात करेंगे तो आपके पैसेज 2 तरह के आते हैं, एक फैक्चुअल प्लस डिस्कर्सिव पैसेज आपको मिल जाता है और दूसरा केस बेस्ड मिलता है। अब इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और साथ ही साथ में आपसे शॉर्ट आंसर्स राइटिंग करने के लिए भी वो बोलता है। अब इसमें इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, विकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू नॉट ट्रू वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या कॉन्टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको अगर नहीं है तो कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो पैसेज पढ़ रहा है, पैसेज छूट गया और आप आंसर अच्छे से नहीं कर पाए, और यही वजह है कि आप मार्क्स लाते लाते रह जाते हो। और जबकि सच बोलूँ तो अनसीन पैसेज करना सबसे आसान होता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स आप इसी में ही गेन कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में थोड़ा थॉट प्रोसेस डेवलप करना होता है जिसकी प्रैक्टिस की नीड होती है। बट सोचो, आप फॉर्मेट अच्छे से करके और एक अलाइनमेंट अच्छे से करके अच्छी हैंडराइटिंग में लिख करके अपने मार्क्स को इजीली गेन कर सकते हो। आपको राइटिंग सेक्शन में 4 चीज़ें मिलती हैं, नोटिस, इन्विटेशन, लेटर राइटिंग, उसके बाद आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। नोटिस और इन्विटेशन आपका 4 मार्क्स का टास्क होता है, इसे शॉर्ट आंसर राइटिंग आप बोलते हो, और आपका आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग 5 मार्क्स का टास्क होता है। लेटर राइटिंग में 2 तरह की लेटर राइटिंग आते हैं, एक आपका आ जाता है लेटर टू एडिटर और दूसरा आता है एप्लीकेशन फॉर जॉब, राइट? तो इसको आपको बहुत बेहतरीन ढंग से फॉर्मेट के तौर पर तैयार करना होता है। अगर आपको फॉर्मेट क्लियर है और आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस कर रखी है ना तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। फिर आता है आपका 40 मार्क्स का लिटरेचर। भाई स्टोरी अच्छे से क्लियर है ना, एनसीईआरटी अपने एकदम जुट करके पढ़ी हुई है ना, तो बहुत आराम से आप क्लैरिटी के साथ इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं। ना लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस आपके बिल्कुल भी रटे रटाए नहीं आते। उनसे रिलेटेड आपको ना दिमाग चलाने के लिए बोलता है। वो बोलता है डायरी एंट्री करो, वो बोलता है पैसेज राइटिंग करो, वो बोलता है लेटर राइटिंग करो। मतलब सोचो ना, आपके क्लास 12 के जो बुक के चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उस पर लेटर राइटिंग करवा रहा है, उस पर डायरी एंट्री करवा रहा है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा अक्टूबर टू फेब का प्लान क्या रहेगा प्रिपरेशन का। सबसे पहले ना हम बात कर लेते हैं अक्टूबर से। ये आपका फाउंडेशन बिल्डिंग टाइम होता है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बट बी श्योर ऑफ दिस कि आपको 100% ऑफ लिटरेचर अपना कंप्लीट करना शुरू कर देना है। अगर आप 100% नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट 50% ऑफ लिटरेचर आपका कंप्लीट होना शुरू हो जाना चाहिए, और यहीं से ही आप अपनी मास्टरी शुरू कर दोगे ऑन पैसेज एंड राइटिंग सेक्शन पे।
आप सोचो अक्टूबर पूरा अगर आप पढ़ रहे हो ना और डेली का एक राइटिंग सेक्शन भी ले रहे हो और एक पैसेज ले रहे हो, तो आपके कितने पैसेज प्रैक्टिस हो जाएंगे और कितने आपके राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर के इनको करो, ये आपका टास्क होना ही होना चाहिए। मंडे टू फ्राइडे में आप एक प्रोज एक पोएम सेक्शन ले लो, है ना, फ्लेमिंगो से एक राइटिंग टाइप ले लो पर वीक। 4 वीक होते हैं एक दिन ले लिया नोटिस राइटिंग, एक दिन ले लिया इन्विटेशन, ठीक है ना, एक दिन ले लिया आपने लेटर राइटिंग वाला सेक्शन और फिर एक दिन ले लिया आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग में। कोई एक डिसाइड कर लो कि आपको क्या करनी है। फॉर्मेट दोनों के पता होने चाहिए, क्योंकि जो इजी लगता है, जिस पे आपको ज़्यादा नॉलेज होती है, वो आप एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा अच्छे से कर लेते हो। बट आप जस्ट इमेजिन करो कि अक्टूबर में ही आपका अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप चैप्टर तो पढ़ ही रहे हो, पोएम तो पढ़ ही रहे हो, ऑल्टरनेट रखना इसको। जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो ऑल्टरनेट करना। जैसे कि अगर आप पैसेज प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक दिन आपने फैक्चुअल और डिस्कर्सिव पैसेज किया, दूसरे दिन केस बेस किया। तो इस तरीके से आपके हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 6 दिन आप ये काम कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। संडे भले ही आराम कर लेना। सैटरडे संडे आप एक चैप्टर विस्टास का उठा लेना प्रैक्टिस, क्योंकि 6 चैप्टर है आपके ऑल टोटल। तो आप ना अगर पहले वीक में ही देखोगे तो आपके मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने हैं, ठीक है, अगर आप प्रोज ही उठा रहे हो तो। और अगर आप पूरा अक्टूबर लेते हो तो आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स बचेंगे करने के लिए फॉर द नेक्स्ट मंथ। फिर आप देखो यहाँ पर प्रैक्टिस ज़रूर करना रीडिंग पैसेज की, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये अपने नोट्स बनाना शुरू कर देना। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन अगर आप नोट्स बना लेते हो ना तो ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी देता है और काफ़ी हेल्प भी आपको मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका टाइमिंग, दैट इज़ ऑफ नवंबर, जहाँ पर आप अपना सिलेबस का कंप्लीशन करोगे। फाउंडेशन की स्टार्टिंग कर दी आपने, 50% सिलेबस स्टार्ट करना शुरू कर दिया अक्टूबर से। नवंबर में चलो फिनिश कर लो उसको, बट आपका अक्टूबर नवंबर के टाइमिंग में 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑल्टरनेट डेज में आप रीडिंग और राइटिंग सेक्शन को कर सकते हो, एक दिन रीडिंग एक दिन राइटिंग, एक दिन रीडिंग एक दिन राइटिंग, क्योंकि आपको ऑलरेडी अक्टूबर के टाइम पर आपने अच्छा प्रैक्टिस कर लिया, आपको नॉलेज हो गई है, फॉर्मेट क्या है, ठीक है ना, और किस तरीके से हमें अलाइनमेंट करना होता है, ये सब आपने फाउंडेशन बिल्डिंग कर ली है अक्टूबर में। नवंबर में आप ऑल्टरनेट डेज इसको प्रैक्टिस कर रहे हो। हफ्ते भर में आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, आपको लगेगा कि कुछ भी आ जाए मेरे सामने तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है ना। सो गोल आपका रहना चाहिए चैप्टर्स फिनिश कर लें और राइटिंग फॉर्मेट्स और जो भी आपका सेक्शन है रीडिंग का, ठीक है ना, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और थोड़ी सी ग्रामर पे ध्यान देना बेटा, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल एरर्स आपके चेक होते हैं, उसके मार्क्स कटते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेमिंगो के चैप्टर्स और विस्टास के चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं यहाँ पे, और वीकेंड पे आपको प्रैक्टिस करना है अनसीन पैसेज, और आपको जो पुराने चैप्टर्स मिले हुए हैं ना, जिनके आपने नोट्स बना रखे हैं, उनको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका टाइमिंग दिसंबर। पहला पूरा रिविजन का टाइम होगा आपका दिसंबर, क्योंकि प्री बोर्ड्स का टाइम होता है। तो आप रिवाइज करेंगे सारे के सारे चैप्टर्स, जितना आपने राइटिंग सेक्शन अभी तक कर रखा है वो रिवाइज करेंगे। एक सैम्पल पेपर या मॉक टेस्ट दे दीजिए, इसको आप इन शॉर्ट सैम्पल पेपर बोलो, आपके लिए बेस्ट होगा। आप सीबीएसई की साइट पर जाओगे, आपको ढेर सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। वीकली फुल लेंथ टेस्ट आप दे दीजिए इंग्लिश का, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। अब वो आप कहीं से भी दो, मैंने आपको पहले भी बोला सीबीएसई की साइट पर जाओगे ना, ढेर सारे पीवाईक्यूज, ढेर सारे आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, तो आपके पास क्वेश्चन पेपर की तो कमी नहीं है। अगर आपको लगे भी कि आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप बस मुझे एक बार ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। बाकी डेली रिविजन एक प्रोस और एक पोम का आप करते रहो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहे। डेली करोगे ना तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, दिसंबर रिविजन में चला जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, रिविजन जो होता है ना, वो आपकी एक्चुअल पढ़ने से बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। एक चैप्टर जिसको पढ़ने में आप हो सकते हैं 4 घंटे लगा रहे हो, और रिविजन के टाइम में वो आपको 1 ही घंटा लगता है, ठीक है ना। अब आर्टिकल राइटिंग, स्पीच, रिपोर्ट डेली के डेली प्रैक्टिस करते रहो। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे स्पीच क्यों लिखा हुआ है मैंने, तो मैं आपको बता दूं, लॉन्ग आंसर राइटिंग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर राइटिंग। तो उसके लिए आपको स्पीच प्रिपेयर करनी पड़ेगी, डायरी एंट्री प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है ना, पैसेज राइटिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी, कॉन्वर्जेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिस थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है। तो जनवरी में आप जितने पीवाईक्यूज़ का रिवीजन अगर पहले से कर रखे हैं, पीवाईक्यूज़ और सैम्पल पेपर, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रखे हुए हैं तो पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर ना आपको यहीं पर ही करने हैं। 2 सैम्पल पेपर पर वीक करिए, परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, और प्रेजेंटेशन के ऊपर। आपकी जो कॉपी है वो नीट एंड क्लीन लग रही है कि नहीं लग रही है,
जल्दी जल्दी प्रैक्टिस नहीं करना है, नीट एंड क्लीन कॉपी के साथ प्रैक्टिस करना है। और साथ ही साथ में आपको ये चेक करना है टाइमर लगा करके कि 3 घंटे में मैं पूरा पेपर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हर रोज़ अपनी स्ट्रैटेजी क्या बदलूँ जिससे मेरा पेपर जल्दी हो जाए, ठीक है ना। और 5 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपके लॉन्ग आंसर्स राइटिंग में आते हैं, उन पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। उनका एक तरीका होता है, उसको आप 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हो, इंट्रो, फिर बीच वाला पार्ट जो होता है वो डिस्क्रिप्शन का होता है, और लास्ट वाला पार्ट आपका कंक्लूजन का होता है। तो उस पर आपको खास फोकस करना पड़ेगा ना। अगर हम बात करें फरवरी की, जिसमें आपको फाइनल टच देना है, तो आपको रैपिड फायर रिविजन नोट से अपने पढ़ना है। देन उसके बाद एक पेपर हर 2 दिन में लगा लो, आपको हेल्प करेगा वो। टाइम बाउंड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो। तो जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे आप अनसीन पैसेज बोलते हो, वो कर रहे हो, टाइम लगा करके करो। राइटिंग सेक्शन कर रहे हो, टाइम लगा करके करो, ठीक है ना। और राइटिंग सेक्शन के लिए ना अच्छी अच्छी कोटेशंस प्रिपेयर कर लेना, विकैबुलरी थोड़ी एडवांस पढ़ लेना। जैसे अगर आप बोलते हो इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट की जगह इंटेलिजेंट ना बोल करके सगेशियस बोल दो। केयरफुल की जगह पे वेरी वर्ड यूज़ कर दो। मैंने देखा है 2 अलग अलग कॉपीज़ अगर सीबीएसई में चेक होती है ना, तो हमेशा अगर अच्छी विकैबुलरी आपने यूज़ करी होती है तो उसके मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब आप खुद देखोगे कि ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है दूसरों के लिए भी, और जो टीचर्स कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनके लिए ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनता है ना। 95% अगर आपको इंग्लिश कोर में रखने हैं तो आपको रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और अपना लिटरेचर सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको एक अनसीन पैसेज डेली प्रैक्टिस करना है अक्टूबर से। इसमें स्किमिंग, स्कैनिंग प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप जल्दी आंसर करो। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पैसेजेस कर रहे होते हैं ना, आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, सेकंड पैराग्राफ या सेकंड लाइन में मिल जाएगा। और लास्ट तक जब आप आओगे ना, जब टाइटल पूछा जाता है ना, इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है, तब तक आप आधे से ज़्यादा पैसेज पढ़ चुके होते हो, तो आप बहुत ही ईजिली एलिमिनेशन से उसको कर सकते हो। बाकी टोन, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, विकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे बच्चा अटकता है, तो ये गड़बड़ मत करके आना, ठीक है ना। 18 मार्क्स राइटिंग सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मेट की चीट शीट बना लेनी है जो आपको लास्ट मोमेंट पे मदद करेगी, ठीक है ना। गेट ईच फॉर्मेट चेक बाय टीचर। अगर आपको लग रहा है कि आपको फॉर्मेट नहीं पता है तो सीबीएसई की साइट पे जा करके चेक कर लो, या फिर आप अपने टीचर से चेक करवा लो कि मैम यही फॉर्मेट है ना, ठीक है, क्योंकि आपकी कॉपीज़ कहीं और चेक होने जाएंगी। क्लैरिटी का ध्यान रखना है आपको, जो आपका कोहेरेंस है वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। विकैबुलरी आप अच्छी यूज़ करो, प्लस ऐड फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड आर्टिकल्स इन रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग बिना फैक्ट्स के, स्टैटिस्टिक्स के नहीं लिख सकते, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। लिटरेचर में कोर पूछा जाता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें जिन पे आपको वर्क करना है वो कौन कौन सी होंगी, थीम, कैरेक्टर, मैसेज ऑफ ईच चैप्टर, है ना। मैं इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार करवा दूंगी, छोटे छोटे 1-1, 2-2 मिनट की, तो वो आप देख लेना। और आंसर्स आप प्लीज़ प्रिपेयर करो। टाइटल कौन सा दे सकते हैं हम इसको, एप्रोप्रिएट वो एक एक्सट्रैक्ट देते हैं ना, उसका टाइटल पूछते हैं। फिर उसके अलावा एडजेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं अब तो ना, वो क्या बोलते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आने लगे, ठीक है। एमसीक्यूज बहुत सारे पूछे जाते हैं। 3 से 4 लिटरेरी डिवाइसेस, हर एक पोएम से रिलेटेड पढ़ के जाना। कॉमन अगर बात करोगे तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, मेटाफर हो गया, सिमिली हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि सिनिक्डिकी पूछ लिया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। शॉर्ट नोट्स एंड समरीज लास्ट मिनट के लिए ज़रूर प्रिपेयर करके रखना, और अच्छी अच्छी कोटेशन ज़रूर तैयार कर लेना लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस के लिए फ्रॉम ईच चैप्टर, आपको काफ़ी हेल्प करेंगी वो। अच्छा, कुछ स्मार्ट टिप्स अगर मैं आप लोग को दूँ तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर लेना, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली, स्पेशली जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ जाते हैं। लॉन्ग आंसर्स क्रिएट करके दिए जाते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर्स डायरेक्टली आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। राइटिंग वर्ड लिमिट के अंदर ही प्रैक्टिस करके रखना। आपकी हैंड राइटिंग ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो, मीडियम लेटर्स बना रहे हो आप। मिस्टेक नोटबुक ज़रूर बना के रखना कि आपने कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं किया। अच्छा, आजकल के टाइम पर ना यू हैव ChatGPT, परप्लेक्सिटी, जहाँ पे आप अपनी ग्रामर चेक कर सकते हो, तो वो आपको हेल्प कर देगी। यूज़ एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन फॉर लिटरेचर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भूल जाते हैं कि कौन सा इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो उसको ध्यान रख लेना। विकैबुलरी, हर रोज़ ना हर चैप्टर से 3 नए वर्ड ज़रूर प्रिपेयर करो, क्योंकि एज इट इज़ उठ करके आ जाते हैं। और प्रैक्टिस करते रहोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स पता चल जाएंगे। नेक्स्ट, ये देख रहे हो ना,
जॉइन स्कूल टेस्ट एंड मॉक एग्जाम सीरियसली। तो मॉक एग्जाम का मतलब अगर आपको किसी साइट से मिल जाता है करने के लिए कि सैम्पल रेडी है, आप पेपर दे दो, इस तरीके के ना सैम्पल पेपर्स ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करना। वैसे मैक्सिमम स्कूल्स वाले ही प्रिपेयर करवा देते हैं। अगर नहीं भी तो आप अड्डा की जो क्लासेस हैं उनसे वॉच कर सकते हो। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहूँगी। ब्रेक स्टडी टाइम इनटू चंक्स। अपनी पढ़ाई के टाइम को थोड़ा थोड़ा ऐसा ब्रेक करके रखिए ताकि आपको अच्छे से टाइम मिले रिलैक्स करने का भी। नाप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप 45 से 50 मिनट का स्टडी टाइम रख रहे हैं तो 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर रखिए। डिफ़िकल्ट टॉपिक को पहले अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लाइफ में नहीं कर सकते। प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल एंड सेल्फ टेस्टिंग। अपना याद करते रहो क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या था। अपने दिमाग में पिक्चराइजेशन करने की कोशिश करो। कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि शादी में जाना है, अभी कुछ हो गया। अब जब तक कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है ना तो स्किप मत करो पढ़ाई, प्रॉब्लम कर सकता है वो आपको। अच्छा, अगर मैं क्लास 12th में बुक में बोलूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं वो कौन कौन से हैं। प्रोज सेक्शन में आओगे फ्लेमिंगो के लास्ट लेसन, इंडिगो, लॉ स्प्रिंग, रैट ट्रैप, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर आप आओगे पोइट्री में तो थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। हर साल देखोगे रिपीट हुई है। एक एक्सट्रैक्ट तो आता ही आता है। वेस्टास में चले जाओ, थर्ड लेवल, टाइगर किंग एंड ऑन द फेस ऑफ इट। फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस इससे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं आपके। बाकी अगर आपको मैं रिकमेंड करूं, आपका डेली स्टडी आवर्स अक्टूबर से दिसंबर का, जहां पे आप फाउंडेशन बिल्डअप कर रहे हो, 1.5 से 2 घंटे दो। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो 1 घंटा दो, अगर इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक नहीं है तो। बट अगर आप अक्टूबर से दिसंबर में दे दोगे ना 2 घंटे, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आपको फिर बाद में इतना दिक्कत नहीं होगा। 45 मिनट रीडिंग को दो और लिटरेचर को दो, इट्स इम्पॉर्टेंट। ऑल्टरनेट डेज कर लो चाहो तो, या तो फिर डेली करो। और 30 मिनट्स आप राइटिंग प्रैक्टिस को दो। एक फॉर्मेट पर वीक आपको करना ही करना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। 15 से 30 मिनट वोकैबुलरी को ज़रूर दो और समरी नोट्स को ज़रूर दो, क्योंकि ना वो आपको क्रिएटिविटी करने में, आंसर राइटिंग करने में, है ना, बहुत मदद करेगी। और वोकैबुलरी के क्वेश्चन तो सट यूं भी करोगे आप, इंपॉर्टेंट है। जनवरी फरवरी आपका फाइनल टच और क्विक रिवीजन का टाइम है, तो 3 घंटे आप ऑल्टरनेट डेज दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि इंग्लिश रोज़ ना पढ़नी पड़े, आपको बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो आप कर सकते हो। 1 घंटे रैपिड रिवीजन कर लो नोट्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। 1 आवर प्रैक्टिस पेपर कर लो, 1 पेपर एवरी 2 डेज, ठीक है ना। 1 घंटे आप टाइम बाउंड रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस कर लो कि इतने मिनट में मुझे फटाफट कंप्लीट करना है। नाउ रिसोर्सेज कुछ आपको जो यूज़ करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है, ठीक है ना, कि आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो आई विल मेक वन। मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगी कि आपको मेरे कौन से चैनल से उसको लेना है। फॉर्मेट की चीट शीट आपके लिए रेडी होनी चाहिए। चैप्टर वाइज समरी नोट्स आपके लिए रेडी होने चाहिए। मतलब जब आप जनवरी फरवरी में आओ तो ये तैयार होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा 1 पेज फॉर्मूला शीट फॉर लास्ट मिनट शुड बी रेडी। मतलब आपको लॉन्ग आंसर्स कैसे करने हैं, शॉर्ट आंसर्स कैसे करने हैं, इसका पूरा तरीका रेडी होना चाहिए। की पॉइंटर्स रेडी होने चाहिए, राइट। प्लस अपना वीकली प्रोग्रेस चेक करते रहो। जैसे मान लो आप पैसेज करते हो, जनरली आपको पैसेज करने में आधा घंटा लगता है, तो अगले दिन आप 25 मिनट में करो, है ना। उसके अगले दिन 20 मिनट में करने की कोशिश करो और देखो क्या आप इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इट शुड बी लाइक दिस। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर सेशन को एंड करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, आप एकदम ही से पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बोर्ड के दिन आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपकी जो 95 to 100% की जर्नी है वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। याद रखिएगा, 95% दूर नहीं है अगर आप रुके नहीं तो, है ना। रुकने का नहीं, थमने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का। और अब एक्सक्यूजेस नहीं, मुझे आप लोगों से एग्जीक्यूशन चाहिए एग्जाम्स की प्रेपरेशन का। अगर आप एग्जीक्यूट अच्छे से कर ले जाएंगे ना तो बॉस जीत आपकी है। और मैं तो ये अपने सब्जेक्ट का बता रही हूँ, आप हर सब्जेक्ट में करेंगे ना तो बहुत अच्छा और बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। बिलीव में हमें इतना कुछ नहीं करना होता है, लेकिन हमें हर डे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करना होता है, हम सीख जाते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और स्कैनर है, स्कैन कर लो। इसी पे ही सब कुछ एक्स्ट्रा मैं आपके लिए प्रिपेयर करके दे दूँगी। लास्ट मिनट आपको यहीं से ही सब कुछ मिलेगा। बाकी अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप अड्डा के चैनल से जुड़ सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा, है ना। और ये सारी प्रेपरेशन ना लैंग्वेज की, CUET की बात नहीं करी मैं, क्लास 12 की बात करी हूँ। लैंग्वेज की जितनी भी प्रेपरेशन है ना, वो मैं जो मैंने अभी बोला था, थीम, मैसेज, है ना, ये सब मैं लैंग्वेज अड्डा पर पढ़ाऊँगी। सो इसको लेकर के रेडी रहना। यहीं पर ही चीट शीट वगैरह भी आप लोग को प्रिपेयर करवा दूँगी। बाकी ये मेरी मेल ID है, आप इसमें मुझे मेल कर सकते हो। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।